हेलो बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेटा कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12th का हमारा जो टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन का डिस्कशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ एल सी एंड आर फॉर अ सर्किट आर 1 हेनरी 9 फराड एंड 32 द क्वालिटी फैक्टर फॉर द सर्किट एट रेजोनेंस। ठीक है, सो बेटा रेजोनेंस क्यों क्या होता है और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है 1/r अंडर रूट एल बाई सी होता है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो 1/3 अंडर रूट 1/9। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या बाहर आ जाएगा 3 3 3 9, सो 1/9 क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 10 मिली हेनरी का, और इसको जब 10 वोल्ट डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो पावर लॉस 20 होता है, और जब 10 वोल्ट एसी से कनेक्ट करते हैं तो पावर लॉस 10 ही होता है, 10 होता है। और फ्रिक्वेंसी कितना है इसी सोर्स का अप्रोक्स, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। पी होता है बेटा V² आर, तो आर हो जाएगा आपके पास में V² पी। अच्छा V², आप ये देखो कि कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। पावर का लॉस कितना हो गया था इसमें 20 वाट, मतलब 5 ओम तो रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, जेड भी निकाल लेंगे यहाँ से। पावर क्या होता है V(R)(MS) का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R बटी Z। ठीक है, इसमें अच्छा ये V(R)(MS) आ गया, इसका मतलब अब एसी सोर्स की बात हो रही है, यहाँ से देखना। ठीक है, पावर लॉस बेटा 10 हुआ, कितना हुआ 10, है ना। V(R)(MS) देखो 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 10 वोल्ट दिया हुआ है आपको। हाँ, तो जो दिया वैल्यू रहता है वही क्या होता है आपका V(R)(MS) वैल्यू होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने 5 निकाल लिया है, यहाँ नीचे Z लिखा हुआ है बेटा, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। क्या 50 हो जाएगी। ठीक, तो अभी तक हमने R और Z दोनों कैलकुलेट कर लिए, बट सर इनसे यूज क्या करेंगे। देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है इम्पिडेंस का, होता है Z² होगा आपके पास में R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, दैट इज ओमेगा क्या होता है 2πf इंटू L का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें हमारे पास Z है 50 का स्क्वायर है ना। आप यहाँ लिख दो R है 5 का स्क्वायर है, प्लस है 2 है, 2π का स्क्वायर होगा, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, यही फ्रिक्वेंसी निकालनी है, और L क्या है 10 मिली हेनरी। तो यहाँ पे आप 10 मिली की जगह पर 10⁻² रखोगे ना, आपको सॉल्व करके इसका स्क्वायर, बट यहाँ से आप F निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका F, बट ये आपके पास में आ जाएगा 80 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। In an LCR circuit, the capacitance is made 1/4 when in resonance. Then what should be the value of inductance so that the circuit remains in resonance? ठीक है, सो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि 1/4 in an LCR circuit the capacitance is made 1/4 when in resonance. Then what should be the value of inductance so that the circuit remains in resonance? ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए ओमेगा क्या होता है आपके पास में 1/√LC हो जाता है ना, यही होता है। तो आप एक काम करो, इन दोनों को इस तरीके से इक्वेट कर सकते हो, कैसे, ω1 = ω2, इस तरीके से। अच्छा कैपेसिटेंस बोल रहा है कि 1/4 कर दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1/√L1 C1 √L2 C2, बेटा उसको सीधा कर लो, स्क्वायर कर लो, L1 C1 L2 C2 के बराबर। ठीक है ना, जो आलस कह रहा है उसे आप प्लेस कर दो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये L है और ये क्या है C, है ना, L और C, और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि 1/4। अच्छा C बाई क्या आएगा 4, और यहाँ का इंडक्टेंस हमें नहीं पता C, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा बेटा 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, इसमें आप वैल्यूज पुट करिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 4 टाइम्स। थर्ड का क्या है बेटा आगरा।
Two coils X and Y are placed in a circuit such that the current changes by 4 ampere in coil X and magnetic flux changes by 0.4 Weber in Y. The value of mutual inductance of the coils. Y क्या होता है बेटा? M into I. ये M है, M into I होता है, ठीक है, M into I होता है। अब आप क्या कर सकते हैं इसका, अगर हम लोग को डेल्टा फाई निकालना है तो डेल्टा फाई निकालना है तो M into डेल्टा I आएगा, ठीक। चेंज इन क्या आ जाएगा आपके पास में? करंट। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा फाई बटे डेल्टा आई करना पड़ेगा बेटा। अब इसमें एक चीज आप ध्यान दो कि जो डेल्टा फ्लक्स है ना, ये तो वाई में हो रहा है और करंट किस में चेंज हो रहा था? एक्स में चेंज हो रहा था। अब जो वैल्यू थी आप प्लेस कर दीजिए, आपके पास में रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बेसिकली 0.4/2 मतलब 4/40। कितना बचेगा? 0.1 हेनरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बड़ा फिर से देखेंगे, करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर, ठीक है, एक फिगर हुआ है बेटा। मान लीजिए कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द, यहाँ पे की भी है, जैसे ही की को क्लोज करेंगे ना, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की ये कैसा एक्ट करता है बेटा? ये करंट जाने नहीं देगा, ये एक ओपन की की तरह एक्ट करेगा। कौन? ये कैसा एक्ट करेगा? ओपन की के तरह। और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा। सो आफ्टर सम टाइम क्या करेगा बेटा? यही क्या करेगा? क्लोज। क्लोज भी क्या होना चाहिए? शॉर्ट कर देगा इसको क्या करेगा? शॉर्ट कर देगा। तो जब ये शॉर्ट करेगा तो बेटा यहाँ से करंट जाना चाहता है तो शॉर्ट हो गया, यहाँ से करंट ही नहीं जाएगा। 4 ओम में करंट क्या होगा? 0 होगा, और कहीं ऑप्शन में ही नहीं। सो आप देखिए कि सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, कहीं पे 0 आएंगे, सिर्फ यहीं पे 0, ठीक। और जब ये ओपन एक्ट करेगा तो टोटल होगा, मतलब 6। आपको क्या निकालना है? करंट आई क्या होता है? V/R 10/6, 5/3, ठीक है, 10/6 दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी बेटा क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। असर्शन क्या दिया है? स्टार्स आर अपीयरिंग ट्विंकलिंग व्हाइट while the planets do not। बेटा सही बात है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते। ये बात तो सही हो, ठीक है। प्लैनेट क्या करते हैं? प्लैनेट नहीं करते ट्विंकल, क्योंकि क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या होते हैं? पास में होते हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका चेंज इतना हो नहीं पाता है। स्टार्स बहुत दूर से लाइट आती है, इस वजह से। तो सर्फेंस करेक्ट हो गया। स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन प्लैनेट्स की बात सही है, ठीक है। जैसे कि सन है बेटा, ये क्या है? वो सन एक स्टार है जो कि बहुत बड़ा है प्लैनेट से, बट इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, इसलिए क्या होगा बेटा? दोनों करेक्ट है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो आगरा करेक्ट है बेटा ना। 6 का क्या है? आगरा इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, 7th, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। तो न्यूट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? पेनिट्रेट कर रहा है मोर readily as compared to proton, ये बात सही है। रीजन क्या है? न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली मोर मैसिव देन प्रोटॉन्स। दोनों का मास बराबर होता है, दोनों का मास क्या होता है? बराबर होता है। किसके? दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, बट क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, इस न्यूट्रल चार्ज के होने के कारण क्या होता है कि आपको कोई रिपल्शन मिलता नहीं। देखिए प्रोटॉन अंदर है, पॉजिटिव चार्ज, अगर आप प्रोटॉन अंदर भेजोगे तो रिपल्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन को भेजोगे तो कोई रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए अंदर से हो जाता है। तो एक बात तो सही है और दूसरी तो बात ही गलत है। So assertion is true but reason is false. A is true, R is false. तो कौन सा वाला हो जाएगा? बॉम्बे। बॉम्बे is the right answer. Eighth. An astronomical telescope has an angular magnification of 5. For a distance object, the separation between the objective and the eyepiece is 36 cm. The infrared image form is at infinity. Determine the focal length of objective and eyepiece. ठीक है,
सो बेटा देखिए यहाँ पे दिया हुआ एंगुलर, एंगुलर क्या दिया, मैग्निफिकेशन, सो एफ बाई एफ ओ बाई एफ ई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका मतलब एफ ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स एफ ई हो जाएगा। ये तो बात होती है, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 का कुछ दिया हुआ है वैल्यू, तो लेंथ दिया हुआ टेलीस्कोप का, सो एफ ओ प्लस एफ ई 36, इसको आप यहाँ प्लेस करो, राइट, इसको आप यहाँ प्लेस कर दो, 5 टाइम्स क्या हो गया, एफ ई हो गया, प्लस एफ ई इक्वल्स 36 बटा ये 6 हो जाएगा। एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। एफ ई की वैल्यू 6 आ जाएगी बेटा, उसके अंदर आप याद रख दो, तो एफ ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए शायद ऑप्शन ए आ रहा है करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8th का आगरा हो गया। ठीक है, 9th, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, एक साइड होगा और एक साइड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आर है, आर क्या होगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो आर है उसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है भाई, अब तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो 1/f लगा दो, बस 1/f इक्वल्स टू म्यू 2 बाय v 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा इधर से हम लोग, रे इधर से आती है हमेशा, तो इसी को R1 लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, R2 लेते हैं। ठीक, और यहाँ से आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, R ऐसे होगा, तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव, सो 1/15 और माइनस 1/∞। अब न्यू2 बाई न्यू1 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1.6, सो 1.6 माइनस, इस तरीके से आप सॉल्व करिए 1/f। बेटा ये 1/f ही तो डायप्टर होता है, मतलब 1/f ही तो पावर होता है बेटा, 4 आ जाएगा आपका, कितना आएगा, +4 डायप्टर। और क्या होता है बेटा, 1/f होता है। क्या हो रहा है, ठीक है, 10th क्वेश्चन, YDAC intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity, angular position of this point is। ठीक है, तो ये कह रहा है कि YDAC एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी जो है किसी पॉइंट पे 1/4 तक मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, इसके एंगुलर पोजीशन बताना बेटा। आई क्या होता है बेटा, आई मैक्स, आई क्या होता है, आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक है, इस तरीके से होता है बेटा। अब क्या करना है, अब इसका इंटेंसिटी अगर आई मैक्स बाई 4 हो रहा है, इसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है, आई मैक्स बाई 4 हो रहा है, और ये क्या है, आई मैक्स, और ये कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, आई मैक्स से आई मैक्स चला जाएगा, कॉस डेल्टा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अच्छा, डेल्टा बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1/2 का मतलब 60 डिग्री, मतलब 5/3 है ना, 5/3, बस सॉल्व कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, डेल्टा का वैल्यू 2π/3 स्टेप्स में आ जाएगा, 2π/3 डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3 आ गई। ठीक है, और ये तो सारा साइन में दिया हुआ है, तो बेटा आप लगाइए ना फॉर्मूला डेल्टा एक्स वाला, डेल्टा एक्स क्या होता है, डी साइन थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा है ना, डेल्टा क्या है, और वहां पे डेल्टा एक्स चाहिए, सो डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा, λ/2π इंटू डेल्टा। ठीक, यहाँ पे आप 2π/3 रखेंगे तो λ/3 को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, λ/3 मिल जाएगा, λ/2π इंटू 2π/3 कट गया, कितना आ गया बोलो, λ/3 आ गया। इस λ/3 को आप यूज करना है, सो λ/3 इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, है ना, कितना आ गया, सो आपको थीटा निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो आप एक काम करो, साइन थीटा इक्वल्स टू कर लीजिए λ/3d, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स λ/3d, साइन इनवर्स λ/3d हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी।
11th. But our two solenoids are kept close to each other. Now, if one of them is rotated at an angle of 45 degree, the percentage of incident light transmitted through it is. ठीक है, I equals to क्या हो जाएगा, I नॉट बटे 4. क्यों? क्योंकि 45 डिग्री पे घुमा दिया उसको, तो ये कितना होता है, ये होता है 0.2 I नॉट. अच्छा 0.25 मतलब D, that is 25%. That is 25%. 12 से देखेंगे. In a potentiometer experiment, galvanometer does not show a deflection when a cell is connected to 60 centimeter of the potentiometer, where if the cell is shunted by resistance of 6 ohm, the balance across is 50 centimeter, the internal resistance of the cell is. ठीक है, तो इसको आप ऐसे करें कि E divided by E by R plus small r into R, और यही आपका क्या होगा, L1 by L2 होगा. ठीक है, L1 60 है बेटा, L2 50 है, तो डायरेक्टली प्लेस ही कर दो आप इसको. 60 by 50 कट गया. अच्छा E से E भी कट गया. इसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना. सो 1/R कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 6/5. इसको आप लोग सीधा कर लेना बेटा, ये सॉल्व हो जाएगा, रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1.2 मिल जाएगी. ठीक है, 1.2 मिल जाएगी ये. और हाँ, वो जो कैपिटल R की वैल्यू है वो आपको दी गई 6, प्लेस कर दीजिएगा. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. ठीक है बेटा, ये 13 क्वेश्चन है. 5 वोल्ट दिया हुआ है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट है और 3 ओम. ठीक है, सो मैक्सिमम पावर इन आर इज, बेटा ये v स्क्वायर बाय 4 आर क्यूब होता है. अच्छा v स्क्वायर देखना जरा, 15 4 तो ठीक है, इसका तो बारे में पता होगा, बाकी तो पता है. 5 225 बटे 20, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 11.25 आ जाएगा वाट में. ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला अपन ने लगाया. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 14th. Two conductors both have same length, same area of cross section, are joined in series. Their material are different resistivity of one of their row. If equivalent resistivity of the combination is 3 row, resistivity of the other one is. सीरीज में लगा है बेटा, है ना, सीरीज में लगा है. एक का रो है, एक का रो डैश मान लो. ठीक है, और नेट क्या कह रहा है, 3 रो है. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. सो मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R होगा और इसका भी कुछ R डैश है, तो सीरीज में सिंपली ऐड होता है ना बेटा. सो R प्लस R डैश इक्वल्स टू क्या दे रहा है, कुछ नया, R इक्विवेलेंट. अच्छा R क्या होता है, R होता है रो L बटे A प्लस रो डैश बेटा लेंथ L ही उसने कहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A कहा है. बट अब क्योंकि वो कंबाइंड देख रहे हैं तो उसने कहा ना कि रो की जगह 3 रो, ये रहा 3 रो, लेंथ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा A. देखो इसका L था, इसका भी L था, L और L इक्विवेलेंट में हम लोग निकाल लिया 12, तो LY ठीक है बेटा. सो रो प्लस रो डैश 6 टाइम्स ऑफ क्या आएगा रो, तो बेटा रो डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 रो. ठीक है, इसी तरीके से करिए, पैरेलल हो तो पैरेलल में भी ऐसे 15. A condenser of capacitance 6 microfarad was originally charged to 10 volt. Now potential difference is made 20 volt. Increase in the potential energy is. ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे. देखिए Q1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, C इंटू V, C1 V1, C क्या है 6 माइक्रो. ठीक है, माइक्रो में चल रहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में बदल लेंगे हम लोग. तो ये 6 लिख लीजिए,
वोल्टेज कितना बेटा 10 है आई थिंक, तो 60 माइक्रोकूलम में आएगा Q1। अच्छा Q2 क्या होगा बेटा, कैपेसिटेंस तो वही है, इन्होंने पोटेंशियल चेंज किया है, सो वी डू। अच्छा C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू देखो 6 वही रहेगी। अच्छा 20 का चेंज आया मतलब कितना हो गया 30, 6 18 180, कितना है 180 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर माइनस फाइनल माइनस इनिशियल बटे 2C, यही पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे इंक्रीज पूछ रहा है तो उसका आपको डेल्टा लेना चाहिए, ठीक है। फाइनल वाली 180 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बटे 2, और C का वैल्यू क्या है 6 माइक्रो। बड़ा इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए, वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 × 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सॉल्व करते हैं। What is 16th? A bar magnet of magnetic moment 3 ampere meter square is placed in a uniform magnetic induction field of 2 into 10⁻⁻5. If the each pole is magnetic, experiences a force of 6 × 10⁻⁴ length of the magnet is. So capital M क्या होगा, M into L, where small m is the pole strength, where small m is the pole strength, ठीक है। अच्छा फोर्स का भी फॉर्मूला अच्छा सा है हमारे पास में, F equals to स्मॉल m into T। यहाँ पे आप ये देखो कि मैग्नेटिक मोमेंट तो 3 हमको दिया हुआ है ना, ये चीज 3 दी हुई है, ये स्मॉल m है और ये क्या है ना, L लेंथ हो जाएगा। तो हमें लेंथ ही निकालना है, इसका मतलब होता है कि 3/m करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो m चाहिए। तो फोर्स क्या है बेटा, देखो फोर्स एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 6 × 10⁻⁻4, और m इधर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करना होगा, जो कि ये 2 × 10⁻⁻5 ये कितना हो गया 3, ये ऊपर आएगा बेटा, सो 10⁻⁵ -4, 10 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई बेटा 30। कितनी हो गई 30, 30 को कहाँ रखोगे आप, एल क्या होगा 3/30 होगा, 0.1 मीटर। ऑप्शन डी, दिल्ली इज द राइट आंसर। सेवनटीन करेंगे। 17th, an electron of mass n is accelerated through a potential difference V, and then it enters a uniform magnetic field of induction B normal to the lines. Okay, then the radius of circular path is, ठीक है। So mv²/r B into E into V, ठीक है। बड़े V से V उड़ा दो, so m into V बटे R is equals to B into E, right? हमें रेडियस निकालना है तो उसी के टर्म्स में एक बार लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सो बेटा आर हो जाएगा हमारे पास में एम ओ बी बाय बी ई, ठीक है। ये रेडियस हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए हाफ जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ mv² इज इक्वल्स टू, ये जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स होती है ये E into V के बराबर होती है ना, पोटेंशियल वाला, ठीक। तो अब यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 × E × V बटे का रूट, ये होगी 2 × V बटे m का रूट, और अब इसको उठा के आप यहाँ प्लेस करो, R क्या हो जाएगा m बटे V, और वेलोसिटी क्या है 2E कैपिटल V बाय m। तो बेटा R क्या होगा, अब देखिए इन सबको अंदर ले जाना तो स्क्वायर हो जाएगा 2EV है ना, m अंदर जाएगा तो m क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, m क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा b² हो जाएगा, e² हो जाएगा, और m तो है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, m से m काट दो,
एक ई से एक ई काट दो, तो देखो भाई फिर आंसर आया क्या? 2 तो कहीं नहीं गया, v भी कहीं नहीं गया, m का एक m गया डिवाइडेड बाय v स्क्वायर e आ गया। यही आंसर, देखो मुझे डी लग रहा है, सॉरी बी लग रहा है, ई स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर, तो फिर कौन सा होगा? बॉम्बे आंसर हो जाएगा। हाँ भैया, 18th, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आपको मार्क करना होगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, गलत बात। डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली बाय वेरिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ये भी गलत बात। डी देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड नाइदर बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत बात। हमको पता है बेटा कि दोनों से होता है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। जैसे कि आईडी होता है, आईडी होता है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये वाला जो है फाइव फ्लक्स बी ए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, सॉरी ये वाला जो है ई से, ठीक है, ए इंटू ई, तो ये दोनों दोनों वैरी करता है, तब आता है। सी आंसर करेक्ट होगा बेटा आपका। 19. What is the d Broglie wavelength of an alpha particle accelerated through a potential difference v? So lambda क्या होता है हमारे पास में? h divided by 2m e v, 2m, अच्छा 2m e होगा, q और v तो यही लेकर आएगा। ठीक है, सो लैम्डा यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा? h अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू v, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एनर्जी जो होता है हमारे पास, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? h डिवाइडेड बाय अंडर रूट, बड़ा वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो क्या कौन सा वाला है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, ठीक, और चार्ज क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ आएगा, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपके पास वैल्यू 0.101 एंगस्ट्रॉम है। 20, देखिए 20 क्या है कि अगर फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की लोग डबल कर देते हैं तब क्या होता है? द सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। बड़ा ये ठीक है, ये भी बदलेगा, है ना, ये सेम रहेगा, ये करेक्ट है। फिर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड। करेक्टली डबल नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डबल नहीं होगा। देखो ये मैक्स क्या होता है? एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अगर आपको न्यू फ्रिक्वेंसी देखना है तो ई मैक्स प्लस डब्ल्यू बटी एच, ई क्या हो जाएगा आपका? फ्रिक्वेंसी, चलो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल, देखो डबल नहीं हो रहा है, अगर इंटेंसिटी और हाँ ये देखिए फ्रिक्वेंसी को डबल करने से, फ्रिक्वेंसी को डबल करने से एग्जैक्टली डबल नहीं हो पा रहा है, ये यहाँ बढ़ेगा पर डबल नहीं होगा, तो इसका मतलब कि बॉम्बे सही नहीं लग रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बट नॉट डबल, तो बस फिर ए और सी कौन सा हो जाएगा बेटा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 21 काफी अच्छा क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनपुट ए एंड बी आर गिवन टू शो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। देखिए नैंड गेट लगा हुआ है, इसे हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बार आएगा, यहाँ भी ए बार चला गया, यहाँ बी बार आएगा और यहाँ भी बी बार आएगा। ठीक है, तो ये नैंड गेट कैसे बनता है बेटा? जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली अगर देते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, ए डॉट बी का बार, बट यहाँ पे क्या है? ए बार डॉट ए बार का बार। सो बेसिकली क्या आ गया? ए आ गया, है ना, बेसिकली क्या आ गया? ए आ गया। एक सेकंड, ठीक। सो बेटा यहाँ पे ए आएगा, यहाँ ए आएगा, बी बी करेक्ट है। फिर ये क्या आ जाएगा? यहाँ ए बार और यहाँ पे क्या बनेगा? बी बार। अब करते हैं। सो यहाँ ए बार रहे, यहाँ बी बार रहे। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बार डॉट बी बार का होल बार। अच्छा, इसको आप डी मॉर्गन से कैसे लिख सकते हो? ए प्लस बी का
होल बार लिख सकते हो, और एक ये वाला बार पहले से था, तो बेसिकली क्या बचा, a प्लस बी बचा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, a प्लस बी मिल गया। तो अगर a प्लस बी यहाँ भी जाएगा, a प्लस बी यहाँ भी जाएगा, राइट। तो a प्लस बी डॉट का होल बार ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो आप देखिए ट्वाइस है, तो हम इसको किसी एक को लिख सकते हैं, स्क्वायर थोड़ी करें। सो ये बेसिकली हमारे पास आ गया a प्लस बी का होल बार। बेटा अब इसमें आप ना रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं ये हटा देता हूँ, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 0। तो जब यहाँ मैं 1 रखूंगा और यहाँ 0 रखूंगा और उनका बार रखूंगा, तो वही तो 1 हो गया, फाइनल क्या आ गया 0। तो 0 कहाँ कहाँ है, देखिए ये तो 0 नहीं बाहर, ये वाला 0 है, ये वाला भी 0, ये वाला। अगर एक और सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 ये मान आएगा, ठीक है। बट देखते हैं दूसरा, देखिए दूसरे वाले में भी 1 और 1 रखा गया है, 1 और 1 क्या हो जाएगा 1, इसका क्या होगा 0, ठीक। तो ये वाला फिलहाल ठीक है, ये वाला गलत हो गया, ये भी ठीक है। एक और करके देख लेते, 0 आया तो ये 1 आया तो, ठीक। इसमें बेटा 0 और 1 रख दो, फिर से 0 और 1 रखोगे ना, फिर से क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये नहीं, क्या आंसर है, नहीं आंसर, ठीक है। आप लोग मुझे बेटा ऐसी क्वेश्चन किया करो कि अगर ए में आया तो ये बार हो गया, ठीक है, उसके बूलियन से सॉल्व करो, तो फिर आपको क्या होना, आखिरी में चेक करना बड़ा इजी होगा। अगर आप लोग यहीं से 1 1 गया 2 गया ऐसे करते रहोगे ना, कंफ्यूज हो, पहले बूलियन निकाल लो, उसके बाद में ही आप बैलेंस पुट करिए। 22 कहाँ गया, इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस इज 4, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे I1 इज टू I2 आपको दिया हुआ है, ठीक। I1 इज टू I2 आपको दिया हुआ है, और I1 की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 टाइम्स I2, 4 टाइम्स I2। अब ये कह रहा है आपसे निकालने के लिए fringe visibility of the fringes is, the visibility of the fringes is, बेसिकली आपको ये निकालना है I max माइनस I minimum डिवाइडेड बाय I max प्लस I minimum, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आई मैक्स की वैल्यू क्या होती है, आई मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, पहले अपन निकाल लेते। देखो आई मैक्स होता है बेटा अपने पास में अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट I1 और प्लस अंडर रूट I2 ये होता है, ठीक है। मिनिमम में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 और इसका स्क्वायर, ठीक। तो आप पहले ये कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में हमें प्लेस कर लो, राइट। इन दोनों की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो। तो अगर आप देखो तो I1 की वैल्यू 4 टाइम्स I2 आ रही है ना। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, रूट I1 मतलब 4 मतलब 2 बार, अंडर रूट I2 प्लस अंडर रूट I2 का क्या होल स्क्वायर, 3 हो गया बेटा 9I2, कितना हो गया 9I2 हो गया। इसी तरीके से आई मिनिमम भी कर लीजिए, मिनिमम तो ये फिर से 2I2 अंडर रूट I2 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा अंडर रूट I2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 1 गया तो 1 बचा, मतलब I2 बचा। तो एक आएगा 9I2, एक आएगा I2, इसको आप प्लेस करेंगे ना तो बेटा ये सॉल्व हो जाएगा, देखिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं 9, 9I2 माइनस यहाँ क्या रखूंगा I2, नीचे यहाँ पे क्या है 9I2 और यहाँ पे क्या है I2। तो बेटा 9 में से गया 1 तो 8 आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा I2 से क्या हो गया I2 4/5, अरे बोलो 4/5 बाउल है। Assertion: in case of an AC generator, the flux associated with its coil varies 90 degree in phase with the EMF induced in it. Now, when a coil rotates in a magnetic field about an axis passing through its diameter, when flux associated with it is maximum, then EMF induced is 0. देखिए बेटा ये होता क्या है, E equals to NBA sin omega t, NBA
साइन ओमेगा टी, या फिर आप एक काम करो इसको थीटा में लिख सकते हो इसी के लिए, और इसको डी बाय डी थीटा कर, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एन डी ए तो पहले बाहर हो गया, और क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। बड़ा ये चीज नोटिस करो, कॉस पे 90 डिग्री है ना, इसमें थीटा 90 डिग्री क्या होता है 0, कॉस 90 डिग्री क्या होता है बेटा 0 होता है, तो इसलिए ईएमएफ क्या हो गया 0 हो गया। और ये बात सही है, कहाँ गया, असर्शन सही है, रीजन उसको सपोर्ट करेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा अपना, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। 23 का आगरा, 23 का आगरा। 24 देखिए मैच द फॉलोइंग है, वैसे ही इजी इजी है, तो नहीं देखिए ड्रिफ्ट वाला है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा v क्या होता है u प्लस ए टी होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है, तो vd क्या हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन a, रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है, अरे बोलो ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है टाउ होता है, तो vd इस तरीके से आया। अब एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, ई बटे एम है ना, ई तो होता है ई बटे एम, यही एक्सेलरेशन होता है। सर ये कैसे है, अरे फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स क्या होता है m इंटू ए होता है ना, और ये क्या है q की जगह e, e की जगह e, एक्सेलरेशन क्या हो गया e बाई एम हो गया, प्लेस कर दो। सो vd की वैल्यू क्या आ गई, vd की वैल्यू आ गई e बटे m इंटू टाउ, डोंट नो मुझे तो पहले दिख गया ये रहा बेटा, ठीक। अच्छा करंट डेंसिटी और इजी, आई क्या होता है एन ई ए वी डी, क्या होता है आई एन ई ए वी डी, करंट डेंसिटी होता है अपने पास में जे बटे ए, सॉरी आई बटे ए, जे क्या होता है आई बटे ए से डिवाइड कर दो बेटा आप एन ई वी डी, एन ई वी डी, ठीक है। अब कंडक्टिविटी के पहले आप रेजिस्टिविटी देखो, कंडक्टिविटी के पहले क्या देखो रेजिस्टिविटी देखो, ठीक है रेजिस्टिविटी। सो आर क्या होता है रो एल बाई ए होता है। अच्छा रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है हम लोग पास में एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है ये रेजिस्टेंस होता है, और यही रो एल बटे ए होता है। बड़ा ए से ना ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा। सो बेसिकली आपके पास में क्या आ गया, अब रो आ गया, रो क्या है एम बाई एन ई स्क्वायर और एल है ना एस ई स्क्वायर टाउ। बेटा देखो तीन होगा एक ही बचा, इसका मतलब वही है, बट स्टिल कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, वही कर दो इसका उल्टा, वेरी वेरी इजी हो गया। ये ना पहला वाला है, फर्स्ट का ये, सेकंड का बी, सी का थर्ड, डी का वो है ना, सामने सामने ही था। Okay, so page number next and question number 25. देखिए एक सवाल दिया है कि when an electron is not deflected while passing through a certain region of space, then only possibility is that there is no magnetic region। देखिए ये बात गलत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है ना, दोनों से ही चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अदर मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे रीजन मैग्नेटिक फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये बात एकदम करेक्ट है। एक सही हो गया और एक गलत हो गया, और सपोर्ट तो छोड़ ही दो क्योंकि पहला ही गलत है, इसका मतलब क्या है E इज इनकरेक्ट बट R इज करेक्ट। ओके देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 26 है ना, इसमें दिया जा रहा है कि एक क्यू ये चार्ज है, -2 क्या चार्ज है और 3 क्यू।
अब इस मिडल शेल एंड द आउटर मोस्ट शेल, मिडल, ठीक है, मिडल बीच का, कनेक्टेड बाय वायर। बड़ा सही सोच रहे हो, पोटेंशियली बराबर करना, लेकिन थोड़ा सही तरीके से, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसके कारण क्या होगा, इसको करेक्ट करने के कारण क्या होगा कि एक, अच्छा पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ पे क्यू चार्ज है ना, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये -2 क्यू, देखो क्यू के कारण इस पे क्या आएगा, -क्यू आएगा, और इस -क्यू के बाद में यहाँ क्या आएगा, -क्यू आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल क्या है, 2 क्यू, तो -क्यू और -क्यू बट जाएगा। ठीक, अब इस -क्यू के कारण इसके ऊपर +क्यू आ जाएगा, और यहाँ +क्यू है, टोटल 3 है, इसका मतलब बाहर क्या है, 2 क्यू है। ठीक है, सो बेटा अभी देखिए आप, इसके कारण क्या आएगा, यहाँ पे क्यू चार्ज, क्या चार्ज आएगा, क्यू, वायर कनेक्ट किया ना, क्यू चार्ज आएगा। अगर ये -क्यू +क्यू दिया हुआ है, तो इसका उल्टा इस पे होता है, ये -क्यू आ जाएगा, फ्रेंड बाहर वाला भी। अब बस जो सोच रहे हो वही करना, VB = VC करना, बट बाकी सबको कंसिडर करते हुए, तो देखिए आपकी VB के ऊपर क्या क्या पोटेंशियल पड़ेगा, इसके कारण आएगा, है ना। इसमें क्या आएगा कि Q/2R, है ना, बाहर होता तो वही तो करते हो कि जो भी चार्ज है उसका डिस्टेंस ले लेते हैं, जो भी चार्ज है उसका यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, अंदर होता है तो। अच्छा उसके ऊपर ही है, और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या, देखो -क्यू हो गया, -2 प्लस स्मॉल क्यू और बटे 2R, ठीक है। अच्छा इसके कारण ये जो बाहर वाला 3Q वाला चार्ज है, इसके कारण क्या आएगा, इसके कारण भी आएगा प्लस नेट चार्ज क्या है, 3Q -Q बटे 3R, क्योंकि अब ये बाहर हो गया है, सो 2R आप नहीं ले सकते। और C के पॉइंट के ऊपर क्या होगा, C पॉइंट पे VC, मतलब बेसिकली VC क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब आप क्या करोगे, इसके कारण देखोगे, सो कि Q/R प्लस, बेटा VB के कारण कौन सा वाला चार्ज है, हाँ, तो अब आप एक चीज देखो कि अगर आप इसको देखो, C को देखो, तो अब ये दोनों तो एक ही हो गए, है ना, अब ये दोनों तो एक ही हो गए हैं, सो -2Q प्लस Q और प्लस 3Q माइनस Q, अगर इस तरीके से किया जाए Q आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप एक ले लो और उसके बाद में सॉल्व करोगे ना, तो बेटा ये नेट चार्ज आपके पास में आ जाना चाहिए कि -Q, देखिए -2Q प्लस 3Q, Q आ गया, है ना, जिसके ऊपर Q था इसके ऊपर -Q था, तो 0 हो जाना है, लेकिन नेट क्या है, -2Q प्लस 3Q है, मतलब Q - Q इस तरीके से आएगा बाय 3R। बट इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो स्मॉल Q की वैल्यू क्या आ जाती है, C आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल हो गया, बढ़िया क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन है, a source power of 1.2 megawatt emits photon which incident on a surface of 2.5 meter away, अगर 50% रिफ्लेक्ट हो जाता है तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेशर जो निकालना है, एब्जॉर्ब वाला करना है। देखिए अगर 50 उड़ गया तो 50 बचा, मतलब कि I0/2 बटे C, मतलब कि I0/2C, ये होगा। अच्छा एब्जॉर्ब करेंगे, करवा दो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करवा दो, रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्टेड बैक, ये चीज मत भूलना, ठीक है। तो एब्जॉर्ब क्या करेगा भाई, यही करेगा I0/2C, लेकिन दो बार, क्योंकि एक बार तो आया ही था, है ना, ऐसे आके ऐसे चला गया,
तो यहाँ पे 50% क्या हो गया एब्जॉर्ब, फिर ये रिफ्लेक्ट करके फिर आया, तो फिर यहाँ पे एक बार और हो गया, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो I0 बटे C आ गया। क्या आ गया? I0 बटे C आ गया। ठीक है, तो नेट रेडिएशन क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। अच्छा, I0 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। I0 हो जाएगा, I0 हो जाएगा हमारे पास में, हाँ, पावर बटे 4d², पावर बटे पाई d² हो जाएगा, है ना, सर्कुलर एरिया। तो आप देखो 1.2 मेगा 10⁶, पाई तो पाई होता है 22/7, डी क्या हो जाएगा देखिए 2.5 का स्क्वायर। ठीक, I0 की वैल्यू आप यहाँ रख दो। ठीक, इसको सॉल्व करो तो इन दोनों का सम कर लेंगे पहले। सो I0 बाई 2C, I0 बाई 2C प्लस I0 बटे C, एलसीएम क्या हो गया 2C, I0 ये हो गया प्लस 2 I0 हो गया 3 I0 बटे 2C। इसमें आप I0 की वैल्यू रख दो, C का वैल्यू 3 × 10⁸ होता है, बट इसका आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा 7.8 10⁻⁵। 28 देखेंगे, 28 देखेंगे। Following diagram shows indicates the energy level of a certain atom where the system moves from 4e level to E और उसके बाद में कहाँ से कहाँ गया है 7e level to E, मतलब दोनों E पे ही जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, HC/λ1 है ना, कौन सा वाला देख लेते हैं पहले, ये वाला देख लेते हैं। 4e माइनस E 3e हो जाएगा। तो बेटा λ1 की वैल्यू देखो क्या आ गई नीचे, मतलब कि HC/3। ठीक है, ये आपके पास में क्या आ गया बेटा λ1। इसी तरीके से आप क्या करोगे, λ2 को आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। HC/λ2 इज इक्वल टू, बेटा कहाँ से कहाँ गया देखो, ये वाला 7/3E माइनस E। ठीक, सही हो जाएगा HC/λ2 7E माइनस 3E बटे 3, बेटा 4E/3 बचेगा, 4E/3, और λ2 यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो λ2 इधर, ये इधर, सो HC/4E और 3 का मल्टीप्लीकेशन आ गया। λ1 ये रहा, λ2 ये रहा, डिवाइड कर दो बेटा, λ2 बटे λ1 कर दो, सॉरी λ1 बाय λ2 कर दो, λ1 बाय λ2 कर दो। λ1 की वैल्यू क्या है HC/3E, और ये क्या है 3HC/4E। सबसे पहले HC/4/9, 4/9 4/9 है कि 4 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। चलिए अगला करते हैं, 29 देखेंगे। 29 क्वेश्चन है हमारे पास वो, 2 charges 15 microcoulomb and 100 microcoulomb separated by a distance of 0.6 meter, intensity of electric field at the midpoint is। बड़ा बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। E1 क्या होगा, Q/r² हो जाएगा। ठीक है, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q का वैल्यू देखो 50 दिया हुआ तो 50 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻�6। बट अब देखो कितना दिया था बेटा, 0.6 दिया था, है ना, 0.6, इसका मतलब 0.3 का स्क्वायर मिड पॉइंट। और इसी तरीके से अच्छा ये कहाँ होगा, एक प्लस है, तो हाँ ये मान लो x क्या पॉजिटिव की तरफ है। ठीक, KQ/R², बटा इसी तरीके से 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना, μ/6 डिवाइडेड बाई 0.3 का स्क्वायर, और ये माइनस x कैप मतलब इधर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगाएंगे।
बेसिकली हमको इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, आखिरी बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी, बॉम्बे। ठीक है, 5 × 10⁶ आंसर आ जाएगा। In the absence of applied potential, the electric current flowing through a metallic wire is zero because, बताइए भाई क्यों होता है? Electron and ion move in opposite direction. Speed, the electron moves in random direction with the speed of water close to the velocity of light. Electrons are attracted in random direction. बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसमें नहीं है, सॉरी पोटेंशियल ही नहीं है, तो इसको कौन मूव करेगा? कोई नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, अगर ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, कुछ यहाँ से यहाँ मूव, एवरेज तो जीरो ही हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या था, आगे। सो बेटा ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, 31st चार्ज डिपॉजिटेड ऑन 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना बेसिकली ये वाला पोटेंशियल सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। सो V1 आप कैसे निकालेंगे, देखें, 12 × 6/6 + 6। ठीक है, C1 + C2। ठीक, C1 + C2 नीचे हो रहा है, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6, तो यहाँ पे 12 × 6/6 12 हो जाएगा, तो 12 से 12/6 आएगा, है ना। और Q क्या होता है, C × B होता है, तो 6 × 4 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 × 10⁻⁶ माइक्रो आना, इसलिए -6 आ जाएगा। चलिए 32 क्वेश्चन है, इन फिगर 4 parallel plates of area E and space D are arranged effective capacitance between A and D is। ठीक है, A and B is, ठीक है बेटा, D है यहाँ पे, ये भी D है और ये भी क्या है, D है। ठीक है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा हूँ, तो पैरेलल बना लेते हैं, इस तरीके से रहेगा। राइट, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हो गया। अगर यहाँ भी यही है तो बेटा सारा सब कुछ यही हो जाएगा, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सिंपली ऐड होता है बेटा, क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, है ना, सिंपली 4 नंबर आपको देकर चला गया। 33 स्क्वायर लूप है। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पावर कितनी लगेगी इसको बाहर खींचने में? बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। अच्छा, फोर्स क्या होता है, I × B × L, ये होता है। ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा, हमको यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, करंट ये हो जाएगा बेटा EMF/R, ये हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू PBL होती है, बस बढ़िया। अब ये I की जगह पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स की जगह पे IBL, है ना। सो B × L लिखो आप, I की जगह पे ये लिख, हो जाएगा V × B × एक और N/R। सो पावर विल बी, अच्छा एक चीज और मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी नहीं लिखी है, ये वाली, तो उसको भी यहाँ पे, तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास में V² L²/R। क्या मैंने सही सॉल्व किया, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बेटा, दिल्ली। LC और DC सर्किट रेजोनेंस में आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी कितना, 600 हर्ट्ज दी गई है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी एट हाफ पावर 550 और 650, क्यू फैक्टर क्या होगा? देखिए क्यू फैक्टर को आप ऐसे निकालिए, फॉर्मूला जो है आप लगाना, हमेशा आपको साथ देगा। फ्रीक्वेंसी क्यू फैक्टर क्या होगा, F0/F2 - F1। ठीक है, F2 - F1, तो 600 तो आपको दी गई है, F2 का वैल्यू 650, F1 का वैल्यू 550, 600। बट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 हो गया, 5 में से 5 का तो 0 हो गया, ये 1 आ गया, 6 आ जाएगी। कितनी आएगी, 6 आएगी। ऑप्शन कौन सा है, सी का।
Current of 50/5 hertz frequency is passing through an AC circuit having series combination of resistance 100 ohm, inductance 1 Henry. Phase difference between the voltage and the current is. बटा cos phi क्या होता है? R by Z. अब यहाँ पे आपके पास फ्रिक्वेंसी है RV है. क्या है? RV. क्या नहीं है? Z नहीं. तो Z को निकालना पड़ेगा. करिए Z कैसे निकाल सकते हैं बेटा? Z होगा मेरे पास में, देखिए अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस ओमेगा L का रूट स्क्वायर. क्या मैं सही करूँ? बिल्कुल सही. ठीक है, यही होगा. ठीक है, तो बेटा ओमेगा L इसीलिए फ्रिक्वेंसी दी है क्या? हाँ, इसीलिए दी है. ओमेगा है बेटा 2πf, है ना. यहाँ L मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ L मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा L क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्वेंसी 50/π, है ना. फ्रिक्वेंसी कितना है? 50/π मल्टीप्लाई बाई L. इंडक्टेंस इज 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पाई से ही चला गया. ओमेगा L की वैल्यू कितनी आ गई? 100. बेटा R कितना है? 100. ओमेगा L की वैल्यू भी क्या आ गई? 100 आ गई. 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो 100√2 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 100√2 हो जाएगा. रन दो, सॉल्व कर दो, आ गया आंसर. ठीक है, 100/100√2. 1/√2 कब होता है बेटा? 45 मिलता है क्या? बोलिए. बिल्कुल. थर्टी सिक्स में उनको दिया गया है कि अच्छा वोल्टेज है करंट फॉलोइंग सर्किट ऐसे इक्वेशन दे में इक्वल्स टू 100 sin ओमेगा 100 ओमेगा t and 100 sin 100 ओमेगा t plus 5/3 frees the power in the circuit is given to VRMS IRMS cos phi. उससे निकालो और पावर VRMS IRMS cos phi. तो ये पी कॉइल है, इसका मतलब 100/√2 है ना. 4 0 आ जाएगी. और π/3 मतलब 180/3 60 डिग्री. 60 डिग्री मतलब 1/2. सो ये 1 2 3 4/4 2 है ना. 2 50 1 2 3 25 1 2. बट इसको ना आप लोग किलोवाट में करना, ठीक है ना. डिवाइड करोगे 2.5 आंसर आ जाएगा. कौन सा है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन है अपने पास में. if Vg, Vx, Vm are the velocity for X-rays, gamma rays, X-rays and microwaves respectively in the space, then बड़ा ये सारे के सारे क्या हैं? क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से चलती है. सो सारे के सारे क्या होंगी? बराबर होंगी. बस खत्म. अगला क्वेश्चन. बट अगला क्वेश्चन है if mu r be the relative permeability and k be the electric constant of a given medium, then refractive index of the medium is. देखिए c हमें पता है, mu नॉट एप्सिलॉन नॉट ही होता है. और जो वेलोसिटी होती है, देखिए ये तो स्पीड ऑफ लाइट थी, पर ये जो वेलोसिटी होती है किसी मीडियम में, वो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट म्यू आर. ठीक है, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V. इन दोनों को प्लेस करना पड़ेगा. सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय 1 फॉर्म अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन. देखिए क्या क्या कर दिया, इससे ही चला गया, इससे ये भी चला गया,
क्या बचेगा, म्यू आर और एप्सिलॉन। ठीक, ये बचेगा। बेटा ये एप्सिलॉन आर है, इसको आप ध्यान से देखो कि यही तो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, यही तो होता है। सो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू के। क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू के हो जाएगा। अच्छा, ये ऊपर ही आ जाएगा। एक चीज हमने यहाँ पे ऑर्डर की बेटा, ये ऊपर ही आएगा, 1 अपॉन के पार्ट में नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा। फिर से मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये फिर इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, तो अंडर रूट कुछ नहीं, म्यू आर एप्सिलॉन आर, और यही क्या हो जाएगा, म्यू आर और के, अंडर म्यू आर और के, ये आंसर आ गया। 39. In a simple microscope, we use lens of focal length 5. Final images were formed at 25 centimeter from the lens. Find out magnifying power. बेटा n क्या होता है, d बटी f प्लस d का वैल्यू 25, इसका वैल्यू आई थिंक 5, 6 आ जाएगा। When photons of energy h nu are incident on the surface of photosensitive material of work function h nu naught, then the kinetic energy of the all fastest electron is h nu minus nu naught. Kinetic energy of all the emitted electron is h naught. H nu naught. Incident frequency must be greater or equal to threshold frequency. बट ये बात तो सही है, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जो है उसको ग्रेटर होना पड़ेगा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ये तो करंट बात है, ये तो आराम से। अब आगे देखिए, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू प्लस डब्ल्यू वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन अगर निकालना है, या फिर इसको आप लोग काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते थे ना। हाँ नहीं, ये वही तो काइनेटिक एनर्जी है, ये वाले वर्क फंक्शन, ये वाले वन क्या है, इंसिडेंट है, और यहाँ आएगा काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एच न्यू माइनस इस तरीके से। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये करेक्ट बात हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज एच डी नॉट, ये सही बात नहीं है, ठीक है। सो बेटा ए और सी करेक्ट होंगे, जहाँ भी है ए और सी करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए। चलिए 41 देखते हैं, 41. सो बेटा देखिए, अगर ए बी सब 1 है बुलियन टर्म्स में अलजेब्रा, तो द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस ए इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। पहले से इसी को निकाल लो कि ए डॉट बी प्लस ए की वैल्यू, यहाँ 1.1 प्लस 1 आ रहा है, मतलब कि किसके बराबर नहीं है। यहाँ रखो भाई 1.1 आ गया, प्लस 1 भी 1 आ गया, यहाँ रखो 1 प्लस 1 1, ये तो भी है, ये तो 1। यहाँ देखो भाई 1 रखा, 0 हो गया, डॉट 1 0, तो ऑप्शन क्या हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली इज द राइट आंसर। अब 42nd क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नैंड गेट। नैंड गेट कौन सा होगा इन सब में से, बट ये तो बहुत इजी नहीं हो गया, नॉट प्लस एंड होता है, यही तो होता है नैंड गेट। अगर पहुंचना है यही तो होता है, पहला वाला एंड प्लस नॉट, नहीं ग्रीन हो रहा, देखो ए बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा, एंड में तो डॉट ही होता है। इधर क्या निकाल के देगा, ए डॉट बी का बाहर निकाल के देगा, यही तो होता है बूलियन बूलियन एक्सप्रेशन, यही तो होता है, ए होगा इसका आंसर, इजी था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर आपने किया तो बहुत खुशी होगी मुझे। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको ना, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, देखो पहले तो फोर्स लिख लेते हैं, क्या है फोर्स, 2I क्या प्लस 2G, ठीक। फिर आपको चार्ज दिया 10⁻³ कूलम, और फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। मैं वेक्टर लगा देता हूँ थोड़े का,
करेक्ट हो जाएगा एकदम। 2 की कैप टेस्ला। सो आपको निकालना वेलोसिटी, हर वेलोसिटी ही नहीं मालूम है, बाकी सब पता है। बेटा एफ क्या होता है? क्यू वी क्रॉस वी। ये फॉर्मूला जरूर सुना होगा, देखा होगा। सो फोर्स की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप 10⁻³ मिली है ना? माइक्रो नहीं मिली। हाँ भैया, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप क्रॉस बी 2 की कैप। बड़े काम करो ना, इस 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। इसको नीचे भेज दोगे, नीचे भेजो या इधर ही ले आओ, हजार हो जाएगा बेटा। एक बार है 10⁻³ तो 10⁻³ आई कैप और प्लस 10⁻³ जे कैप। अरे बोलो इधर क्या है बेटा? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। अब वी एक्स की वैल्यू क्या है? 10⁻³। वी वाई की वैल्यू क्या है? 10⁻³ और दोनों ही पॉजिटिव है। ढूंढो ढूंढो, चिन्ह नहीं। बढ़िया क्वेश्चन था। प्रोटॉन अल्फा, प्रोटॉन का मास m, ठीक है। अल्फा का क्या हो जाएगा? 4m। इसका चार्ज q, उसका क्या हो जाएगा? 2q। ठीक है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालनी है, प्लेस कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा h लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m और q इंटू p। अच्छा, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली ऑफ द वेवलेंथ, पहले प्रोटॉन है फिर क्या है? पहले क्या है? प्रोटॉन, फिर क्या है? अल्फा। h तो ये रहेगा √2। प्रोटॉन है बेटा, इसको ना एक काम कर, बस एक चेंज ला सकते हो। क्या है? इलेक्ट्रॉन भी ऐसे लिख दो। यहाँ क्या होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा मास प्रोटॉन। यहाँ क्या? 2 ही हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। कैंसिल आउट करने का समय है। देखो भाई, अच्छा ये √2 बढ़ा दो, कोई खास प्रॉब्लम होगी थी। सो इससे इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे इससे 2 टाइम्स। कितना आंसर आ रहा है? 2√2। हाँ ये भी तो है, 8 आ रहा है तभी। ठीक है, तो बेटा ये ऊपर आ जाएगा लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? 2√2 आ जाएगा। और 2√2 से मतलब कि 2√2 रेशियो 1 45। एक लाइट है जिसका वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर है और ये क्या कर रही है? फोटो सेल्स हैज कॉज्ड द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर व्हिच स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें जो दिया हुआ है हमें। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना चाहिए हमें? ये करते हैं एच सी बाय लैम्डा, ठीक, इज इक्वल्स टू W नोट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया था पहले वाले? आई थिंक 0.5 दिया था। सो 0.5 इंटू ए पहला आ गया। अब दूसरा वाला निकाली इसी तरीके से, एच सी बाय लैम्डा 0.4 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी वर्क फंक्शन हो गया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आई थिंक 1.5 है। बेटा दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन और दो इक्वेशन भी नहीं है, एक तरीके से एक इक्वेशन है। ठीक है, ई का तो वैल्यू पता है, माइनस कर दो भले, माइनस कर दो। ठीक, इसको माइनस माइनस कर दीजिए आप और आपको h बटे ई की वैल्यू आ जाएगी। सी का वैल्यू क्या होता है? 10⁻³ इंटू 10⁸ होता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 4 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट आ जाएगी। तो ये हो गया 45th। 46 देखेंगे। Photoelectric effect establishes particle nature of light और रीजन क्या दे रहा है? एवरी इंसिडेंट फोटोन ऑफ लाइट ऑन अ मेटल सरफेस कैन इजेक्ट अ फोटोइलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा ये वाला है ना, ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा ये किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी पे। ये बात तो फिर भी ठीक थी, तो फिर एक सही हो गया एक गलत हो गया। पहला वाला सही, बात वाला गलत। एक सेकंड, सी पहले वाला
सही, तो फिर बॉम्बे करेक्ट है, तो फिर बॉम्बे करेक्ट है। ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए आखिरी आखिरी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ a charged capacitor is disconnected from battery. Now if its plate are separated further, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रीजन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग इट बाय इट। तो देखो बेटा क्या होता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो होता है ना, वो टोटल वर्क नहीं W/2 होता है, फिर ये तो गलत। और अगर हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर लें और उसको दूर करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, ये बात सही है। तो एक सही हो जाता है और एक गलत हो जाता है। सही वाला कौन सा है, एक गलत वाला रीजन। तो मतलब कौन सा बाउंड करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 48 देखिए, 48 देखेंगे बेटा, इसको ओपन लो। सो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास में 48। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहाँ प्लेस किया, फोकल लेंथ पे ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर मतलब प्लस एफ होता है, राइट। और अगर हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह प्लेस करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा हमको देखना। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल्स टू एफ बाय एफ माइनस। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, ये सारे के सारे क्या मिरर ही है ना, सारे के सारे क्या है, मिरर ही है। यूजिंग द ऑय मिरर ही कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक, सो बेटा आप देखो क्या होगा, m इक्वल टू फोकल लेंथ तो एफ ही होता है, यहाँ भी क्या होता है एफ माइनस। तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो एफ। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस एफ होगा, एफ बटे 2f। ठीक है, सो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगा बॉम्बे। ठीक है, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 है। कितनी आ गई, 0.5। फर्स्ट का b बस दो ही जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। तो कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता, ये जरूर नहीं हो सकता। सेकंड का कैलकुलेट कर लेंगे, वो आंसर ही आ जाएगा। करते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज, सेकंड का देखिए, ये सब हटा देते हैं। An object is placed at the center of curvature of before a concave, मैडम मिरर ही है, ठीक है, मिरर ही होगा। तो इसका मतलब 2r सॉरी 2f, मैग्निफिकेशन ही निकालना है, फॉर्मूला तो यही है, रखते हैं इसी में f बाय f। बेटा कॉनकेव मिरर है, सो माइनस, यहाँ भी माइनस f और माइनस ऑफ -2। करते हैं इसको कैलकुलेट। बेटा देखो कि यहाँ f आ गया, यहाँ क्या है, मतलब माइनस एफ है और माइनस प्लस 2f। मतलब ये कि माइनस एफ डिवाइडेड बाय प्लस एफ। ठीक है, सो बेसिकली कितना, -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1। सो अब देखिए बेटा ये यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से दिया है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो सेकंड का क्या है, डी। अब सेकंड का जैसे ही डी आया तो आंसर क्या हो गया, आगरा हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, आगरा। अब इससे आगे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, एग्जाम में वैसे ही टाइम कम होता है हमारे पास। सो 48 का क्या होगा, 49 क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इसकी बात चल रही है। ठीक है, बट देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको क्लिक हो जाए ना तो ही बनेगा, नहीं तो ये बनना ही बनेगा ही नहीं। होता क्या है, इसमें कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज सर्टेनली रियल अगर ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट का वर्चुअल होने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहा है, रेज यहाँ तक जा रही है, है ना, रेज कहाँ जा रही है,
इस तरीके से जा रही है, डॉट डॉट डॉट, वो मिलती पर मिल नहीं पाई कॉनकेव मिरर, ये रेज ऐसे जा रही है, फिर डॉट डॉट डॉट, रेज ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, तो इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके यहाँ कहीं बना देगा। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो रियल इमेज बन जाएगी, कौन, कॉनकेव मिरर। ये बात एकदम करेक्ट है, देखिए मैंने प्रूव करके आपको बताई है अभी, है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि रीजन द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल। देखिए ये होता है, एक केस में होता है, सारे केसेस में नहीं होता, तो ये वाला गलत हो गया। और जैसे ही ये गलत होता है तो क्या होता है, तो ये दोनों में से कोई कनेक्ट हो जाता है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, चेन्नई आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, चेन्नई आंसर हो जाएगा। देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले तो कि यहाँ से करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वोल्टेज 16 लगा है, यहाँ 8 लगा है, 1 3 4 8 2 2 8 8, इसको पूरा सॉल्व कर लो यार, यहाँ तक ना पूरा सॉल्व करके फिर से सर्किट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप देखो बेटा 8 और 8 पैरेलल में है, मतलब 8 इंटू 8/16 है ना, 8 इंटू 8/16, 8 16 2 आ गया, है ना, कितना आ गया, 2 2 तो 4 हो गया बेटा। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, फिर 8 और 8 में 4, और 4 और 4 में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो इस तरीके से जो नई सर्किट बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी, 8 बन गया, और यहाँ पे क्या होगा, 16 एम्पियर है, राइट, और 16 लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, 8 वोल्ट है, और फिर वापस 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, बट अगर मान लो आपके यहाँ पे आई करंट जाता है, और इस तरफ कितना करंट जाएगा, I1, इस तरफ करंट कितना जाएगा, I2 करंट जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज देखो कि अब ये I1 जो करंट है इसमें होगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 16 है, 8 है, I क्या होता है, V/I होता है, V/R होता है, कितना आ गया बेटा, 2 एम्पियर आ गया, कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। सो I1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, I1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब अगर आप इसको ऐसे घुमा लो, KVL लगा दो, तो क्या होगा, 16 माइनस 4I2, अब आप प्लस से माइनस में जा रहे हो, है वो, माइनस से प्लस में नहीं जा रहे, -8 इज इक्वल टू 0, भाई यही होगा। I2 की वैल्यू बेटा यहाँ से भी क्या आ जाएगी, 2 एम्पियर आ गई, क्या आ गई, 2 एम्पियर आ गई। तो आओ जरा देखें, इस पर भी तो देखें क्या चल रहा है, क्या क्या वैल्यू निकाल ली हूँ। बेटा यहाँ से जा रही है I, है ना। अच्छा, I जो है वो क्या है बेटा, I1 + I2 है, अरे बोलो, I1 की वैल्यू तो I2 की वैल्यू तो कितनी हो गई, 4। इसका मतलब होता है कि ये जो A2 है 4 एम्पियर शो करेगा, कितना करेगा, 4 एम्पियर। मैं इसको ना साइड पे लिख देता हूँ। सो A2 कितना शो कर रहा है, 4 एम्पियर शो कर रहा है। एक समस्या हमारा हट गई, सॉल्यूशन आ गया, ठीक। ढूंढो भाई, A2 का ये रखियो, 4 ये रहा, क्यों कटी, बाप रे, तीनों वही है, ठीक, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सो बेटा एक बात बताओ, अगर अब ये यहाँ से यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा था हमारा, बताओ, I1 जा रहा था, I1 की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर है, ठीक है ना, आ जाओ। तो ये 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा बेचारा, अच्छा करंट है, इसने कुछ बोला नहीं, ये इधर गया। अब इसके पास चॉइस है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। एक चीज भूलना मत बेटा कि इतना अपन ने जब कैलकुलेट किया था तो ये आया था 4, और ये आया है 4, मतलब 8, और ये भी कितना है, 8। करंट 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस सेम है, और यही दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब समझ जाओ कि सेम करंट जाएगा, तो 2 है, इसका मतलब क्या जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा, और यहाँ भी क्या जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा, और फिर वापस क्यों जाएगा ना। तो यहाँ भी यही सीन हो जाएगा कि अगर 8 और 8 है, यहाँ क्या है,
एक एम्पियर आ गया। देखो बेटा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। फिर से वही हाल हुआ, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, पैरेलल में, तो सेम करंट जाएगा। इसका मतलब 0.5 और 0.5 जाएगा। इसका मतलब A3 में क्या होगा, A3 में 0.5, मतलब A होगा, A3 में 0.5। ठीक, अच्छा ये क्या है अपने पास, आई थिंक ये वाला है हमारे पास, A1 है। क्या है, A1, और A1 में क्या आ रहा है, 1 एम्पियर। तो A1 में 1 एम्पियर मतलब क्या आ गया, बॉम्बे आ गया। ठीक, अच्छा A2 ये वाला इसमें तुम्हारे 4 बता ही दिया था, मतलब दिल्ली आ गया। A4 लगा कहाँ है पहले, ये रहा। बड़ा देखो यहाँ से 1 एम्पियर का करंट वापस आएगा, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट वापस आएगा, यहाँ पे 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 का वैल्यू क्या है, सी। ढूंढ लो भैया कौन सा वाला करंट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए पी का बॉम्बे आ रहा है, ठीक, फिर क्या आ रहा है, क्यू का दिल्ली आ रहा है, सही है। फिर क्या आ रहा है, आर का आ रहा है ए, बिल्कुल सही बात है, और एस का सी आ रहा है, तो दिल्ली जो है राइट आंसर है। सो बेटा इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू।